हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अभी तक अपना जो पिछले सभी वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज़ सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है, और उसके अंदर हमने कई टॉपिक डिस्कस किए। जैसे सरफेस केमिस्ट्री के अंदर हमने नॉर्मल टर्मिनोलॉजी पढ़ी, एड्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने इसके टाइप्स पढ़े, टाइप्स के बाद हमने इसके इफेक्ट पढ़े, फैक्टर्स पढ़े। अभी हम फैक्टर कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन को बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, चाहे हम कहें एड्सॉर्बेंट से रिलेटेड, एड्सॉर्बेट से रिलेटेड, या फिर हम लोगों ने कहा था टेम्परेचर एंड प्रेशर से रिलेटेड। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्रेशर से रिलेटेड कुछ फैक्टर थे जिनके अंदर हमने दो आइसोथर्म पढ़ी थी, जिसमें फर्स्ट अपनी आइसोथर्म थी फ्रुडलिच की आइसोथर्म। सेकेंड हम पढ़ रहे हैं आज, नहीं पढ़ेंगे, लैंगमेयर की आइसोथर्म। दो आइसोथर्म पाई जाती है जो बताती है कि किस तरह प्रेशर अफेक्ट करता है एड्सॉर्प्शन के प्रोसेस को। इस प्रोसेस को अफेक्ट करने के लिए यहाँ पे दो आइसोथर्म आपको देखने मिलेगी। अब नाम भी हम एक बार क्लियर कर लेते हैं। आइसोथर्म इसको बार बार हम क्यों कहते हैं? जिस भी प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा उस चीज़ को अपन आइसोथर्म कहेंगे। जैसे हम थर्मोडायनेमिक्स में पहले से ही पढ़ के आए हैं। थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है कि वो प्रोसेस या वो भी प्रक्रम या कोई भी प्रोसेस ऐसे जहाँ पर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं उस प्रोसेस को आइसोथर्म कहा जाता है। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर में हम दो आइसोथर्म पढ़ेंगे, जिसके अंदर पहली वाली हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, फ्रुडलिच का आइसोथर्म, सेकंड लैंगमेयर का आइसोथर्म, वो हम आज डिस्कस करेंगे। लास्ट वाले फ्रुडलिच के आइसोथर्म में उसने क्या बताया था कि एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल एड्सॉर्बेंट पे आके अटैच होते हैं। जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे कुछ समय तक तो ये एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा और एक पॉइंट पर आके डिक्रीज होना, एक पॉइंट पर आके कांस्टेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या समझा था, हमने ये बताया जैसे ही एड्सॉर्बेंट पर एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल आके अटैच होंगे, प्रेशर बढ़ाने के साथ ये फिनोमिना बढ़ेगा, एक पॉइंट पर आकर कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि सरफेस अवेलेबल नहीं होगी। जितनी ज़्यादा सरफेस होगी उतना ही एड्सॉर्प्शन होगा। जहाँ सरफेस खत्म वहाँ पे ये जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, एक कंटिन्यूस हो जाएगा। कंटिन्यू मतलब क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट होने के बाद वो एड्सॉर्प्शन आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो फ्रुडलिच ने अपनी आइसोथर्म में हमें समझाया था। आज हम लैंगमेयर का एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म समझेंगे। अब लैंगमेयर जो था, लैंगमेयर एक साइंटिस्ट, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने अपना एक हाइपोथेटिकल दिया प्रोसेस। हाइपोथेटिकल अपन कह सकते हैं, एक सोच दी उन्होंने, अपने थ्रू एक कॉन्सेप्ट समझाया जो उनके अकॉर्डिंग सही था। उन्होंने क्या बताया, लैंगमेयर ने ये समझाया कि एड्सॉर्बेंट क्या है। एड्सॉर्बेंट एक ऐसी सरफेस है जिसके ऊपर एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल आके अटैच होते हैं। अब एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल आके अटैच हो रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था एड्सॉर्प्शन मल्टी लेयर फिनोमिना है। ये चीज़ क्लियर है? व्हाट इज मल्टी लेयर? बच्चों, मल्टी लेयर फिनोमिना हम लोगों ने पढ़ा था। इट मीन्स मल्टी लेयर मतलब क्या कह रहे हैं हम लोग कि एड्सॉर्बेट की लेयर आके जुड़ती जाएंगी, एक के ऊपर एक आके अटैच होती जाएंगी। तो हमने कहा था ये फिनोमिना मल्टी लेयर होता है, किसमें? फिजिकल एड्सॉर्प्शन में। लेकिन जब हम बात करते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन की तो हमने कहा था ये सिंगल लेयर फिनोमिना होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एक ऐड होना, ऐड क्यों हो रहे हैं? वॉन डर वाल फोर्स की वजह से अट्रैक्शन, वो बात अलग हो गई, जिसमें लेयर पे लेयर बनती जाएगी। और दूसरी चीज हम लोगों ने समझाई थी, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन जहाँ पे लेयर्स नहीं बनती, जहाँ पे एक सिंगल लेयर मोनो लेयर में काम हो जाता है। लेकिन लैंगमेयर ने क्या समझाया था, लैंगमेयर ने एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म अपना दिया, जिसमें उसने फिजिकल केमिकल एड्सॉर्प्शन को क्लैरिफाई नहीं किया। उसने सीधा सीधा बताया कि एड्सॉर्प्शन प्रोसेस होगा तो वो हमेशा मोनो लेयर होगा। अब मोनो लेयर कैसे होगा? उसने क्या कहा कि एड्सॉर्बेंट जो होता है उसके ऊपर क्या होती है, कुछ इस तरह की खाली साइट्स बनी हुई होती हैं। अब आप ये चीज समझिएगा, हम लोगों ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं कहा था। हमने सीधा सीधा कहा, मान लीजिए जैसे कि ये जो डस्टर है, डस्टर को हम मान लेते हैं एड्सॉर्बेंट है। एड्सॉर्बेंट पे ये जो है मार्कर, इसको हम समझ लेते हैं एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल, मतलब कोई गैस आके एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे अटैच हो रही है। तो हमने सीधा बताया कि सरफेस पे आके अटैच हो गई। लेकिन लैंगमेयर ने कहा कि जो आप एड्सॉर्बेंट काम में ले रहे हो वो क्या है, उसकी जो सरफेस है, सरफेस पे कुछ इस तरह के आपको स्ट्रक्चर बने हुए दिखाई देंगे। स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं जैसे कोई नॉर्मल सरफेस है, नॉर्मल सरफेस पे जिस तरह कुछ गड्ढे या कुछ ऐसे पाए जाते हैं। गड्ढे आप लोगों ने देखा होगा, थोड़ी सी जगह ऐसी जिसको अपन कह सकते हैं कुछ साइट अवेलेबल है, या हम कह सकते हैं ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें कि कोई दूसरी चीज आके आसानी से फिट हो सके। इज दैट क्लियर? लैंगमेयर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में उसने क्या समझाया कि एड्सॉर्बेंट जो होता है उसके ऊपर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं, जिन स्ट्रक्चर को उसने क्या बताया था कि उनको उसने एक नया नाम दिया, जिसको बताया उसे एन साइट्स कहा जाता है। हम कहेंगे कुछ ऐसी साइट जहाँ पे आके क्या हो रहा है, ये जो आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, ये डॉट डॉट क्या है, एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल जो कि आके एड्सॉर्बेंट पे अटैच होंगे।
एडसोर्बेट के मॉलिक्यूल एडसोर्बेंट पे आके अटैच होंगे। वो गैसेस पार्टिकल हमने बताया था, लिक्विड होता है, गैस होता है। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे गैस के पार्टिकल एडसोर्बेंट पे आके अटैच हो रहे हैं। अब जैसे अटैच होंगे तो कहाँ अटैच हो रहे हैं, ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे। इन स्ट्रक्चर को इसने समझाया कि ये स्ट्रक्चर के ऊपर एडसोर्बेंट के मॉलिक्यूल आके अटैच हो जाते हैं और फिर ये एन साइट्स के अंदर फंस जाते हैं। और जब ये आके यहाँ पे बैठ जाते हैं, इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाता है, एड्सॉर्प्शन प्रोसेस हो जाता है अकॉर्डिंग टू लैंगमियर। अगर देखा जाए तो ये जो थी उन्होंने दिया अपनी सोच वो सही नहीं थी, पर उनकी सोच के अकॉर्डिंग हम एक पूरा थ्योरम पढ़ते हैं, आइसोथर्म पढ़ते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि वो किस तरह से आइसोथर्म जो है वो कैसे जनरेट हुआ और जनरेट होने के बाद वो किस तरह से फ्रिडलिच के आइसोथर्म से मैच करता है। क्योंकि ये दोनों आइसोथर्म एक दूसरे से मैच करते हैं, बट यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी या जो हम यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हम यहाँ पे साइन काम में लेते हैं, अलग अलग जो हैं इक्वेशंस जो हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अदरवाइज दोनों का फिनोमेना सेम है। जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ाने पर एक एक्सटेंट तक तो एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। तो लैंगमैन ने अपना क्या बताया, यहाँ पे इसने एड्सॉर्प्शन डिसऑर्प्शन प्रोसेस के थ्रू समझाया। डिसऑर्प्शन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। डिसऑर्प्शन जो मॉलिक्यूल अटैच है उनका अलग हो जाना। एड्सॉर्प्शन क्या बताता है, मॉलिक्यूल का जुड़ना। डिसऑर्प्शन बताता है मॉलिक्यूल का अलग होना, दूर चले जाना। तो एड्सॉर्प्शन, अब इसने क्या बताया, लैंगमियर साइंटिस्ट ने, उसने समझाया कि एड्सॉर्प्शन एंड डिसऑर्प्शन प्रोसेस दोनों साइमल्टेनियसली, इट मींस इक्विलिब्रियम प्रोसेस से चलते हैं। अब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है एड्सॉर्बेंट के ऊपर कुछ साइट्स बनी हुई है। इन साइट्स पर क्या हो रहा है, एड्सॉर्बेंट के मॉलिक्यूल आके अटैच हो रहे हैं। अब ये देखिए कि एड्सॉर्बेंट के मॉलिक्यूल आके अटैच होंगे तो क्या होगा, जब दूसरे नए मॉलिक्यूल आएंगे तो वो उन्हें धक्का देके वहां से हटा देंगे, उनकी जगह पे खुद आने की कोशिश करेंगे, तो ये मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होने लगेगा। इट मीन्स जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो तो एड्सॉर्प्शन के साथ साथ डिसऑर्प्शन प्रोसेस की भी स्पीड कंटिन्यू बढ़ रही है। ये बात क्लियर है सभी को। हमने क्या बोला, एड्सॉर्प्शन प्रोसेस है मतलब एड्सॉर्प्शन हो रहा है, मतलब मॉलिक्यूल्स आके अटैच हो रहे हैं। अब अपन क्या कह रहे हैं कि समय के साथ एड्सॉर्प्शन के साथ साथ क्या हो रहा है, डिसऑर्प्शन प्रोसेस भी बढ़ रहा है, क्योंकि पुराने मॉलिक्यूल हटेंगे तो नए मॉलिक्यूल ऐड होंगे। तो ये दोनों प्रोसेस कैसे चलते हैं, इक्विलिब्रियम में चलते हैं। साइट्स के ऊपर मॉलिक्यूल आ रहे हैं, साइट भर रही है, फिर खाली हो रही है, फिर नए मॉलिक्यूल आके उसमें अटैच हो रहे हैं। तो लैंगमियर के एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में उसने ये समझाया कि जैसा एड्सॉर्प्शन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग डिसऑर्प्शन प्रोसेस भी चलेगा। ये आप लोगों को समझ में आ गया? इज दैट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? ये बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी कि हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। एड्सॉर्प्शन और डिसऑर्प्शन प्रोसेस कंटिन्यू चल रहे हैं। लैंगमियर ने बताया कि एड्सॉर्बेंट जो होता है उसके स्ट्रक्चर पे कुछ स्पेशल साइट्स बनी हुई होती हैं, जिन साइट के अंदर आपका एड्सॉर्बेट का मॉलिक्यूल आके अटैच होगा। एड्सॉर्बेट का मॉलिक्यूल जिस साइट में आके फंसेगा या अटैच होगा या चिपकेगा, उन साइट्स को उसने नाम दे दिया एन साइट्स। उसने कहा ऐसी साइट्स जहाँ पे मॉलिक्यूल आके अटैच होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एन साइट्स कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि एड्सॉर्प्शन डिसऑर्प्शन प्रोसेस दोनों कंटिन्यू चलते हैं, एक बराबर चलते हैं। जैसे जैसे एड्सॉर्प्शन हो रहा है वैसे वैसे वो डिसऑर्प्शन प्रोसेस भी होगा। अब एड्सॉर्प्शन को हम समझ लेते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। एड्सॉर्प्शन के लिए हम क्या बताते हैं, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PA, जहाँ पे P क्या है आपका प्रेशर, A यहाँ पे है कोई भी गैस। तो ये देखिए आप, हम इसको कैपिटल A से बताते हैं। रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PA। ये हमें किसने बताया था, फ्रुडलिच ने हमें समझाया था कि रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन के बढ़ने की जो स्पीड होती है वो इनिशियल एड्सॉर्प्शन जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम एक तो अपना क्या है, इक्वेशन ये बन सकती है, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सेकेंड इक्वेशन हम बताते हैं, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अवेलेबल साइट। कौन सी साइट, एन साइट। जितनी एन साइट खाली होंगी उतने ही तो एड्सॉर्प्शन होगा। अब हमने कहा एड्सॉर्प्शन कब हो रहा है, जब एड्सॉर्बेंट की साइट के ऊपर, एड्सॉर्बेंट के ऊपर उसकी सरफेस पर खाली साइट्स बनी हुई हैं। खाली साइट्स ऐसी जिसमें एड्सॉर्बेट का मॉलिक्यूल आके फंसेगा। एड्सॉर्बेट का मॉलिक्यूल आके कब वहां पे चिपकेगा, जब उसकी जो साइट होगी वो खाली होगी। अब नए मॉलिक्यूल आएंगे तो आने के लिए साइट भी तो खाली होनी चाहिए। ये चीज़ क्लियर है सभी को? जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, आप लोग जो है आप स्कूल के अंदर जाते हो, स्कूल में मान लीजिए प्रिंसिपल ने आपको बुला के एक काम दिया कि बेटा जाओ स्कूल में 10 रूम है, 10 रूम के अंदर आपको क्या करना है, रूम जो है वो पता करके आओ कि कितने रूम फंक्शन करने के लिए अवेलेबल हैं। अब फंक्शन कोई करवाना है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो आप क्या करोगे, जाके पहले ये तो पता करोगे कि कितने ऑक्यूपाइड हैं।
जहाँ ऑक्यूपाइड है उसके बाद ही तो पता करोगे कितने ऑक्यूपाइड और कितने खाली और टोटल कमरे कितने हैं। टोटल आपको पता चल गया 10 है, तो आप कैलकुलेट करके आओगे, पता लगाओगे कि भाई ये जो है ये तो ऑक्यूपाइड मतलब भरे हुए हैं, ये जो 2 कमरे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अपन बता देते हैं 2 कमरे 3 कमरे जितने भी आपको खाली मिले, मान लेते हैं 6 कमरे भरे हुए थे और 4 खाली हैं, तो आप जाके प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करोगे कि 4 कमरे खाली है जहाँ पे क्या कर सकते हैं, फंक्शन कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे जब हम बताते हैं तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 2 वैकेंट साइट है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन जो होगा वो 2 साइट्स पे हो सकता है, मतलब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन की जो स्पीड है वो किस पे डिपेंड करेगी कि कितनी वैकेंट या अवेलेबल साइट हमारे पास हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन पहले जो है फ्रुडलिच के इक्वेशन के अकॉर्डिंग डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, प्रेशर के ऊपर, और सेकंड अपन बता रहे हैं रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, जितनी साइट अवेलेबल है यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग। अब जहाँ पे अपन ने क्या बता दिया, पी ए तो मैंने आप लोगों को समझा दिया, पी यहाँ पे प्रेशर को डिनोट कर रहा है, ए यहाँ पे कोई भी गैस हो सकती है जिसको अपन ने ए से बताया। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं टोटल साइट्स, कितनी साइट्स हैं टोटल, जो फुल भी है और वेकेंट भी है, तो टोटल साइट यहाँ पे कितनी हो गई, n हो गई। उसके बाद हमने देखा अवेलेबल साइट जहाँ पे एड्सोर्बेट का मॉलिक्यूल आके अटैच होगा तो उसको अपन ने किससे बता दिया, थीटा से बता दिया। एक नया साइन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हमने, लैंगमेयर ने एक नया साइन इंट्रोड्यूस किया, उसको थीटा से बताया। थीटा किसको डिनोट करता है कि यहाँ पे एड्सोर्बेट मॉलिक्यूल के लिए कितनी अवेलेबल साइट्स हैं उसको हम थीटा से बताते हैं। अभी तक अपन ने क्या बोला, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है अवेलेबल साइट, कितनी साइट खाली है जहाँ पे एड्सोर्बेट मतलब गैस का मॉलिक्यूल आके चिपकेगा, गैस का मॉलिक्यूल चिपकेगा खाली या अवेलेबल साइट पे। अवेलेबल साइट को हमने किससे बताया, थीटा से बताया। थीटा क्या हो सकता है यहाँ पे, अब अवेलेबल साइट आपको पता है थीटा से बता रहे हैं, थीटा को कैलकुलेट करने का ये भी तरीका हो सकता है, साइट ऑक्यूपाइड डिवाइडेड बाय टोटल साइट। अब आपको पता करना है कि भाई अवेलेबल खाली साइट कितनी है, जैसे मैंने आपको कहा था, आपको प्रिंसिपल ने बोला है कि रूम पता करिए कि कितने खाली रूम है, तो आप कैसे पता लगा सकते हो, साइट ऑक्यूपाइड कितने रूम भरे हुए हैं डिवाइडेड बाय टोटल साइट। टोटल साइट में कितने रूम भरे हुए हैं तो आप उसको उससे कैलकुलेट कर सकते हो कि खाली जो होंगे वो कितने होंगे। इज दैट क्लियर। थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, साइट ऑक्यूपाइड डिवाइडेड बाय टोटल साइट। साइट किससे ऑक्यूपाई है, एड्सोर्बेट के मॉलिक्यूल से। टोटल साइट मतलब किसके लिए बात कर रहे हैं अपन, एड्सोर्बेंट पे बात कर रहे हैं। क्या ये जो इक्वेशन है क्या ये मैच करता है फ्रुडलिच के इक्वेशन से। अगर आप इसको गौर से देखें, साइट ऑक्यूपाइड मतलब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं अपन, एब्सॉर्बेट की। एब्सॉर्बेट ने ही तो साइट को ऑक्यूपाई किया है, और टोटल साइट जो है वो किसके पास है, एड्सॉर्बेंट के पास। एड्सॉर्बेंट की बात करी हमने यहाँ पे, साइट ऑक्यूपाइड किसने की है, एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल ने, गैस के पार्टिकल ने। तो मतलब यहाँ पे अपन ने किससे बताया, साइट ऑक्यूपाइड एड्सॉर्बेट अपॉन में टोटल साइट, मतलब एड्सॉर्बेंट के पास कितनी साइट अवेलेबल है। सेम वही रिलेट हो गया x अपॉन m से, जहां से x अपन ने बताया था एड्सॉर्बेट का पार्ट, और m अपन ने बताया था एड्सॉर्बेंट का पार्ट, जहां पर एड्सॉर्बेट आके अटैच होगा, कितने एरिया में एड्सॉर्बेट अटैच होगा उसको अपन ने m से बताया था, m मास से बताया था। तो ये x अपॉन m रिलेट कर रहा है यहाँ पे थीटा से मैच हो गया। ये समझ में आ गया बच्चों सभी को। अपन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, थीटा क्या बताता है, थीटा है अवेलेबल साइट। अवेलेबल साइट निकालने का तरीका क्या हो सकता है, टोटल साइट में से साइट ऑक्यूपाइड का पता कर लो। साइट ऑक्यूपाइड कितनी है, कितनी भरी हुई साइट है, उसको किससे डिवाइड कर रहे हैं अपन, टोटल साइट से। तो हमें हमारे पास खाली साइट्स आ जाएंगी। खाली साइट निकालने के लिए थीटा से बता दिया हमने, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला यहाँ पर रिलेट करता है फ्रुडलिच के आइसोथर्म से x अपॉन m से, क्योंकि साइट ऑक्यूपाइड मतलब एड्सॉर्बेट की बात हो रही है, टोटल साइट मतलब एड्सॉर्बेंट की बात हो रही है। एड्सॉर्बेट अपॉन एड्सॉर्बेंट x अपॉन m से हम लोगों ने लास्ट क्लास में समझा था। अब थीटा निकालने के लिए साइट ऑक्यूपाइड डिवाइडेड बाय n, क्योंकि टोटल साइट हम लोग ऊपर लिख के आ चुके हैं, टोटल साइट कितनी है, n है। तो मतलब साइट ऑक्यूपाइड डिवाइडेड बाय, हम इसमें क्या कर सकते हैं, वैल्यू रख सकते हैं टोटल साइट का, जो कितना आ रहा है, n आ रहा है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट, साइट ऑक्यूपाइड इज इक्वल टू थीटा n हो सकता है। थीटा इज इक्वल टू साइट ऑक्यूपाइड बाय n, तो साइट ऑक्यूपाइड इज इक्वल टू क्या होगा, ये n जो है इसके डिवाइड में वो थीटा के पास चला जाएगा, और क्या बन जाएगा, थीटा n या n थीटा, कुछ भी कह सकते हैं हम लोग। साइट ऑक्यूपाइड कितनी हो गई अपने पास, थीटा n। अवेलेबल साइट है थीटा, साइट ऑक्यूपाइड हमने निकाली थीटा n, और टोटल साइट हमको पता ही है कि n होती है। अब अपन आते हैं यहाँ पे रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन पे। पहले हमने क्या कहा था, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन लैंगमेयर के अकॉर्डिंग अवेलेबल साइट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब यहाँ पे अपन बताते हैं तो अपन ने क्या करा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बता रहे हैं हम लोग किसके, अवेलेबल साइट के।
रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल साइट माइनस ऑक्यूपाइड साइट। अवेलेबल साइट पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, n माइनस एन थीटा, जहां पे n क्या है टोटल साइट में से ऑक्यूपाइड साइट निकाल दोगे तो आपको क्या मिलेगा, अवेलेबल साइट मिलेगा। तो इस ही इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये वैल्यू पुट कर दिया हमने n माइनस एन थीटा, तो आपके पास क्या आ गया, हमने कॉमन ले लिया n, ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस थीटा। अब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो हम लोगों को पता है किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे भी होता है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड अवेलेबल साइट। तो प्रेशर लिख दिया यहाँ पे और अवेलेबल साइट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन दोनों वैल्यू, क्योंकि क्या हो रहा है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इन दोनों पर डिपेंड कर रहा है, दोनों पर निर्भर कर रहा है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे दोनों चीज लिखी है, प्रेशर भी काउंट किया और लैंगमुयर क्या, अवेलेबल साइट को भी हमने यहाँ पे लिख दिया। अवेलेबल जो हमने किससे निकाली है, ये चीज हो गई अपनी n टोटल साइट, और ये चीज हमारे पास क्या आ गई, साइट ऑक्यूपाइड। ये देखिए ये साइट ऑक्यूपाइड लिख रखा है ऊपर, साइट ऑक्यूपाइड n थीटा, ये हम लिख सकते हैं n 1 माइनस थीटा। अब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो प्रोपोर्शनल हो गया प्रेशर और टोटल साइट माइनस साइट ऑक्यूपाइड मतलब अवेलेबल साइट से। तो हम इसको बराबर करके यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे और इसको हटा के हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटा के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को लेके आएंगे, जिसको हम k से डिनोट करते हैं। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ही हमने साइन हटाया तो यहाँ पे हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, ka एक तरह का कांस्टेंट होता है। उसके बाद सेम यही वैल्यू pa इंटू n 1 माइनस थीटा, ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, सभी को समझ में आ गया ये चीज। एब्जॉर्प्शन लैंगमुयर के अकॉर्डिंग हमने देखा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन अवेलेबल साइट पे डिपेंड कर रहा है। अवेलेबल साइट थीटा से बताते हैं, तो हमने यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके निकाल लिया कि साइट ऑक्यूपाइड हम थीटा n से समझा रहे हैं। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रेशर पे भी डिपेंड कर रहा है, तो अवेलेबल साइट पे भी डिपेंड कर रहा है, उसको हम लोगों ने मैथमेटिकल टर्म में लिख लिया, तो हमारे पास इक्वेशन 3 निकल के आई। अब अपन यहाँ पे क्या बताते हैं, जैसे ही हमने स्टार्टिंग में कहा था एब्जॉर्प्शन जितना हो रहा है डिसऑर्प्शन भी उतना ही हो रहा है, मतलब मॉलिक्यूल जितने आके चिपक रहे हैं उतनी ही मात्रा में मॉलिक्यूल बाहर भी जा रहे हैं। इट मीन्स एब्जॉर्प्शन और डिसऑर्प्शन दोनों का क्या चलता है प्रोसेस, इक्विलिब्रियम प्रोसेस चलता है। इट मीन्स कंटिन्यू चलता रहेगा, एक तरफ एब्जॉर्प्शन भी होगा तो दूसरी तरफ डिसऑर्प्शन प्रोसेस भी होगा। इसी चीज को देखते हुए हम लोगों ने देखा एब्जॉर्प्शन को हमने Ka से बताया, डिसऑर्प्शन को हमने Kb से बताया। अब ये तो बात हो गई हमारे एब्जॉर्प्शन की। अब हम आ रहे हैं रेट ऑफ डिसऑर्प्शन प्रोसेस पे। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन अपना क्लियर हो गया, प्रेशर पे अवेलेबल साइट पे डिपेंड करता है। अब हम देख लेते हैं रेट ऑफ डिसऑर्प्शन किस पे डिपेंड करेगा। तो रेट ऑफ डिसऑर्प्शन किस पर डिपेंड कर रहा है कि कितनी साइट ऑक्यूपाइड हैं। रेट ऑफ डिसऑर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइट ऑक्यूपाइड। अगर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन अवेलेबल साइट पे होगा, इसका मतलब एब्जॉर्प्शन कब होगा, जब खाली सीट होगी। खाली सीट होती है तभी तो बच्चे बैठ सकते हैं। क्लास में हम लोग क्या देखते हैं, बेंच पे जितनी खाली सीट होगी उतने बच्चे वहां पे आ सकते हैं। और डिसऑर्प्शन मतलब क्या करना है अपन को यहाँ पे कि बच्चों को सीट से हटाना है। डिसऑर्प्शन मतलब बच्चों को सीट से उठाया गया। एक क्या होता है बेटा, समझो सब लोग, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो हम क्या बता रहे हैं रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को कि कोई सीट खाली है, कोई बेंच खाली है आपकी क्लास के अंदर, जिसमें आपको क्या करना है, एक बेंच पे 5 बच्चों को बिठाना है। तो 5 बिठाने के लिए मतलब आपको पता चल गया कि अवेलेबल साइट्स कितनी है, 5, जहाँ पे 5 स्टूडेंट बैठ के स्टडी कर सकते हैं। अब डिसऑर्प्शन करना मतलब वही 5 स्टूडेंट्स को वहां से हटाना। हटाना मतलब क्या होगा, वहां पे आपको पता होना चाहिए कि कितने बच्चे बैठे हैं एक बेंच पे, तभी तो आप वहां पे उनको हटा पाओगे। तो मान लीजिए 5 वाली स्टूडेंट वाली सीट पर सिर्फ 4 स्टूडेंट बैठे हैं, तो हमको पता चल गया कितने स्टूडेंट है, कितनी साइट ऑक्यूपाइड है, 4। तो 4 को हमें रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए हमें पता तो होना चाहिए कि कितने स्टूडेंट बैठे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिसऑर्प्शन प्रोसेस करने के लिए, चिपके हुए मॉलिक्यूल को हटाने के लिए हमें ये पता हो कि कितने मॉलिक्यूल अटैच हैं। इट मीन्स जो साइट थी, n साइट थी लैंगमुयर की, वो कितनी साइट ऑक्यूपाइड है उसका कैलकुलेशन हम n थीटा से करेंगे। तो रेट ऑफ डिसऑर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n थीटा, साइट ऑक्यूपाइड। रेट ऑफ डिसऑर्प्शन के लिए अब अपन ने क्या किया, यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाते ही कांस्टेंट Kb लेके आए, क्योंकि Kb किसको बता रहा है, डिसऑर्प्शन को बता रहा है। Ka बता रहा है एब्जॉर्प्शन को, Ka यहाँ पे लिख दिया। डिसऑर्प्शन के लिए हमने Kb यहाँ पे काम में लिया कांस्टेंट। तो Kb n थीटा। अब यहाँ पे देखिए रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, अगर अपन इक्विलिब्रियम प्रोसेस पे देखते हैं, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसऑर्प्शन। जितना अटैच हो रहा है उतना ही डिटैच हो रहा है, इट मीन्स बाहर जा रहा है। तो इसको अपन इक्वल लिख सकते हैं, जहाँ पे हमने लिखा इसका वैल्यू लिख दिया सीधा, KAPAN 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू KB n थीटा। अब आप देखिए n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिला आपको, Ka के अगर हम Ka के पास Kb को लेके जाएंगे तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा। Ka अपॉन Kb PA इज इक्वल टू
थीटा, थीटा यहाँ पे था ही, और ये वाले थीटा को जब इसके पास लेके आएंगे तो ये इसके अपॉन में जाके 1 माइनस थीटा हो जाएगा। क्या इक्वेशन आया हमारे पास, के ए अपॉन के बी पी ए इज इक्वल टू थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा। अब ये देखिए के ए और के बी को हम किससे डिफाइन कर सकते हैं, कैपिटल के से। हम लोग के से बता देते हैं इसको, कंप्लीट के से, के ए अपॉन के बी, इसको हमने किससे बता दिया, के से बताया, कांस्टेंट के से शो कर रहे हैं हम। अब यही वैल्यू जब हम यहाँ पे रख देते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आता है, के पी ए। मतलब पी ए के साथ हमने क्या करा, के ए अपॉन के बी को सीधा रिप्लेस कर दिया किससे, के से, इज इक्वल टू थीटा अपॉन में 1 माइनस थीटा, राइट। अब उसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पे, अगर अपन क्या करते हैं, इसको फ्लिप कर दो, ये इक्वेशन अगर हम फ्लिप करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस थीटा ऊपर आ जाएगा और थीटा नीचे चला गया। सेम इसी तरह से 1 अपॉन में के पी ए, के पी ए के ऊपर भी क्या आ गया, ये अपॉन में चला गया, नीचे चला गया। अब यहाँ पे देखिए आप 1 माइनस थीटा अपॉन थीटा का जब अपन एलसीएम लेके निकालते हैं तो ये इस तरह से कर सकते हैं अपन, 1 माइनस थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं इसको। ये हो सकता है मैथमेटिकल टर्म में जब अपन जाते हैं तो अपन इसको इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 अपॉन के पी ए। अगर अपन ये माइनस वाले को 1 को इस तरफ लेके आते तो ये क्या हो जाएगा, प्लस वाले 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन के पी ए प्लस 1। उसके बाद आते हैं हम लोग 1 अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस के पी ए अपॉन में के पी ए। ये कैसे वैल्यू आया, जब अपन ने इसका एलसीएम ले लिया। हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये वैल्यू निकल के आता है। तो क्या आया, अब ये वैल्यू निकल के आया, ये वैल्यू निकल के आने के बाद अगर अपन इसमें अपॉन का साइन हटा देते हैं, अपोजिट कर देंगे, तो अपोजिट करते ही 1 कैसे हटेगा, 1 अपॉन थीटा को अगर अपन थीटा में लिया है तो क्या होगा, थीटा अपॉन 1। मतलब हमने इसको क्या कर दिया, इक्वेशन को फ्लिप कर दिया। फ्लिप करने के बाद हमारे पास क्या आया, के पी ए वाला जो था वो ऊपर चला गया, के पी ए अपॉन में 1 प्लस के पी ए, ये वैल्यू हो गया अपने पास, ये वाली चीज़ ऊपर चली गई और ये वाली चीज़ हमारे पास नीचे आ गई। अब देखिए आप, थीटा जो है, थीटा को हम बहुत स्टार्टिंग में कह चुके थे, साइट ऑक्यूपाइड बाय टोटल साइट, मतलब एड्सॉर्बेंट अपॉन एड्सॉर्बेंट, x अपॉन m, जो अपन ने क्या किया था, फ्रुडलिच का आइसोथर्म के अंदर से हम लेके आए थे कि जो थीटा होता है वो फ्रुडलिच के इक्वेशन x अपॉन m, या हम कह सकते हैं ये पार्ट x अपॉन m से क्या करता है, मैच करता है, क्योंकि एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट इन दोनों की ही बात कर रहा है। तो थीटा की जगह पे अपन x अपॉन m भी काम में ले सकते हैं। यहाँ पर ये फ्रुडलिच इक्वेशन के क्या हो गया, इक्वल हो गया, उससे सिमिलर हो गया। तो यहाँ पे सिमिलर हो रहा है ये चीज, हमने यहाँ पे क्या किया, थीटा का वैल्यू रिप्लेस कर दिया, x अपॉन m लिया है, इज इक्वल टू के पी ए 1 प्लस अपॉन में 1 प्लस के पी ए। अब यहाँ पे देखिए k का वैल्यू हमने फिर से रिप्लेस कर दिया, k अपन कांस्टेंट लेके आए थे, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे अपन ने क्या किया था, k का वैल्यू रिप्लेस किया था k अपॉन के बी से, एक कांस्टेंट लिए आए थे हम। इस कांस्टेंट पे वापस से जब अपन k अपॉन के बी का वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आता है, जो लैंगमेयर का एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन है, x अपॉन m इज इक्वल टू के ए पी ए अपॉन में 1 प्लस के बी पी बी, जहाँ पे के ए पी ए किसको बताता है, एड्सॉर्बेंट को बताता है, के बी पी बी किसको डिनोट कर रहा है, एड्सॉर्बेंट को बताता है, एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेंट को बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने बताया x अपॉन m इज इक्वल टू के ए पी ए अपॉन में के बी पी बी, जहाँ पे k जो है वो कांस्टेंट है, a और b जो है वो किसको बताते हैं, एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट को बताते हैं। और यहाँ पे अपन ने क्या बता दिया, यहाँ पे k जो है, k क्या बताएगा, k कांस्टेंट है और इसका नेचर जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेंट के नेचर पे, कि दोनों में अटैचमेंट जो होता है वो अटैचमेंट किस तरह से होता है, जो अपन एड्सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन प्रोसेस बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये किस तरीके से होगा। अब यहाँ तक क्लियर है। कई बार बच्चों बुक में क्या लिखा हुआ होता है, कई बुक्स में आपको ये वैल्यू कुछ इस तरीके से मिलेगा, चाहे तो हम इसको के ए पी ए अपॉन 1 प्लस के बी पी बी की फॉर्म में भी बता सकते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं ए पी अपॉन 1 प्लस बी पी, जहाँ पे ए पी या के ए पी ए एड्सॉर्बेंट से रिलेटेड, के बी पी ए और बी पी अपन नीचे वाला एड्सॉर्बेंट से रिलेटेड बताते हैं x अपॉन m में, जहाँ पे एड्सॉर्प्शन बता रहे हैं अपन और डिसॉर्प्शन बता रहे हैं, लेकिन किसका, एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेंट के लिए। एड्सॉर्प्शन डिसॉर्प्शन के लिए ही है टर्मिनोलॉजी, लेकिन एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट के लिए अलग अलग अपन बता देते हैं, के ए पी ए पी एड्सॉर्बेंट के लिए, के बी पी ए बी पी एड्सॉर्बेंट के लिए। तो ये दोनों ही टर्म्स ठीक है। अगर अपन इक्वेशन सॉल्व करके आते हैं तो हमें ये टर्मिनोलॉजी मिलती है, और इसको अगर हम रिप्लेस करना चाहें तो ए पी और 1 प्लस बी पी के थ्रू भी हम इसको सीधा लिख सकते हैं। तो आपको कई बुक में ये वैल्यू भी मिल जाएगी, जो दोनों ही वैल्यू आपके लिए सही है। अब यहाँ पे आते हैं अपन नेक्स्ट बात पे। अब तक अपन ने जो पढ़ा ये समझ में आ गया सभी बच्चों को, आई थिंक क्लियर होगा ये सभी को आपकी लैंगमेयर का एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म किस तरीके से एड्सॉर्प्शन प्रोसेस को समझाता है, जहाँ पे ये क्या बताता है कि रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड कर रहा है इसमें अवेलेबल साइट पे और प्रेशर पे, और यहाँ पे बताता है रेट ऑफ डिसॉर्प्शन डिपेंड करता है
किस पे डिपेंड कर रहा है, साइट ऑक्यूपाइड पे और प्रेशर पे। उस पर अपन लोगों ने पूरा डेरिवेशन निकाल के देख लिया, तो हमारे पास फाइनल ये वैल्यू निकल के आया। अब अपन आते हैं फ्रिडलिच का एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म हमें क्या बताता था, उसका इक्वेशन था x/m इजिकल टू kp 1/n। ये जो था अपना कल लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें बताया था कि ये वैल्यू जो होता है, ये वैल्यू एक इंटरमीडिएट वैल्यू है जिसमें अपन n का वैल्यू रख के कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब फ्रिडलिच के एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म को जब अपन पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने क्या करा था, यहाँ पे एक टेबल देखी थी, ये वैल्यू देखी थी। अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट वाले वीडियो में आपको बताया था, तो हम एक बार इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या बताया था, n का वैल्यू। n का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 से लेकर इन्फिनाइट तक। जब अपन n का वैल्यू बताते हैं तो n का वैल्यू हम क्या बताते हैं, 1 हो सकता है, n से इन्फिनाइट तक वैल्यू जाता है n का। लेकिन जब अपन 1/n का वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या रखा जाता है, 0, 1/n और उससे लेकर 1। 0 से लेकर 1 तक आपको 1/n का वैल्यू मिलेगा। n का वैल्यू आपको 1/1 से लेकर इन्फिनिटी तक मिलेगा। जहाँ पे n क्या था, यहाँ पे ये जो है 1/n, ये n क्या चीज़ थी, ये एक इंटीजर वैल्यू था। और इसी वैल्यू को जब अपन रखते हैं तो अपन लो प्रेशर और हाई प्रेशर वाली कंडीशन, इट मीन्स इनिशियल और फाइनल कंडीशन को निकाल लेते हैं। जब आप लास्ट वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ये चीज़। फ्रिडलिच का एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म हम पूरा डिस्कस करके आए हैं, अच्छे से समझ के आए हैं, जिसमें ये लास्ट वाला पार्ट था जो हम डिस्कस कर रहे थे, 1n और थीटा, ये सॉरी इन्फिनाइट, 0, 1/n और 1। मतलब इसका मतलब क्या था, 1 से लेकर इन्फिनाइट तक n की वैल्यू होती है जो कि एक इंटीजर है। और जब अपन 1/n का वैल्यू निकालते हैं तो वो कहाँ से आता है, 0 से लेकर 1 तक आ जाता है वैल्यू। इज दैट क्लियर, सभी को समझ में आ गया? ठीक है, ये चीज़ अपन बता रहे थे, वैल्यूज यहाँ पे समझा रहे थे। और जब अपन 1/n के बीच में वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाती है फाइनल और इनिशियल वैल्यूज निकल के आती हैं। लो प्रेशर वाली कंडीशन, हाई वाली हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। लैंगमेयर का जब हम लोगों ने डिस्कस किया तो हमारे पास क्या निकल के इक्वेशन x/m AP 1 + BP, या हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन आप लोगों को क्लियर है। फ्रिडलिच का एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, जिसने बताया प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, एक एक्सटेंट तक बढ़ेगा, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। लैंगमेयर के एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म में उसने क्या समझाया, इक्विलिब्रियम प्रोसेस चलता है जब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और रेट ऑफ डिसॉर्प्शन दोनों इक्वल से चलते हैं और दोनों के अंदर बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है और एक मोनोलेयर के अंदर एब्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल आके अटैच होते हैं और धीरे धीरे डिटैच भी होते जाते हैं। तो दोनों का जो लेवल होता है, या हम कहेंगे कि दोनों के दोनों क्या होते हैं, इक्वल स्पीड के साथ चलते रहते हैं। तो ये तो था लैंगमेयर का एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, और अपन ने पढ़ लिया फ्रिडलिच का एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब इसका एक ग्राफ देख लेते हैं। यहाँ पे अपन देखते हैं लैंगमेयर का एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म के अंदर x/m इजिकल टू, यही अपना वैल्यू है AP, इसको स्मॉल से बताया अपन ने, AP 1 + BP से बताया। अगर अपन इसको P के वैल्यू को इस तरफ ले आते हैं A वाले के, तो ये क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट चला जाएगा। हम कह सकते हैं इसके अपॉन में चला गया, x/m डिवाइडेड बाई P इजिकल टू A/1 + BP। ये हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर इसको फ्लिप कर दिया जाए इक्वेशन को तो क्या मिलेगा, P x/m इजिकल टू 1 + BP, ये भी फ्लिप हो जाएगा, अपॉन में A। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर 1/A को अलग लिख दिया जाए तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, B/A और P। जहाँ पे क्या है ये चीज़, ये इक्वेशन जो हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए इक्वेशन काम में लेते हैं, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको इस इक्वेशन में बता सकते हैं। जहाँ पे x, ये देख लीजिए ग्राफ जो है, ग्राफ मैंने ऊपर यहाँ पे बनाया है, ये आप लोग आसानी से देख सकते हैं। ये ग्राफ क्या करता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताता है इक्वेशन का, इसका मतलब हमारी इक्वेशन सही है। यहाँ पे देखिए आप, y एक्सिस के ऊपर Px/m आ जाता है, P/x/m, ये वैल्यूज। x एक्सिस पे अपने पास प्रेशर आ रहा है, जैसे प्रेशर इंक्रीज करेंगे वैसे एब्जॉर्प्शन प्रेशर के वर्सेस में कैसा होगा, बढ़ेगा घटेगा, उसके अकॉर्डिंग। ये जो पॉइंट आता है ये अपना एक इंटरसेप्ट पॉइंट है, जहाँ पे अपन क्या लेके आते हैं, 1/A का वैल्यू, और स्लोप अपन को सीधा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। स्लोप अपन किससे बता रहे हैं, B/A से। तो ये अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया लैंगमेयर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म का। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया बच्चों सभी को? एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, डेरिवेशन अच्छे से समझ लीजिए। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, डाउट सेक्शन में जाके डाउट्स पूछ सकते हैं। जो भी आपको डाउट आ रहे हैं वो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, और फिर भी कोई परेशानी आती है तो बाद में आप और भी आगे बता सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब अपन चलते हैं इसमें नेक्स्ट वाले पार्ट के ऊपर। अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे
लैंगमुइर के एड्सॉर्प्शन इक्वेशन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब यहाँ पे अपन ने लैंगमुइर का एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म देख लिया, फ्रुजलिच का एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म देखा। अब ये चीज़ क्या थी, ये अभी तक हम लोग किसके लिए बात कर रहे थे, गैसेस मॉलिक्यूल के। अब मान लीजिए कि अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे क्या ले लेते हैं हम, सॉल्यूशन की बात करते हैं, या हम लोग बात कर लेते हैं लिक्विड की, राइट। अभी तक हम लोगों ने कहा अगर गैसेस स्टेट होगी तो लैंगमुइर का एड्सॉर्प्शन इक्वेशन क्या था, सॉरी पहले हम ले लेते हैं फ्रुजलिच का। जब हम लोग बात कर रहे थे, हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ प्रेशर में दो आइसोथर्म देखे, फ्रुजलिच का एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रुजलिच का एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, और हमने एक देखा लैंगमुइर का एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। अब फ्रुजलिच का एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जो था वो हमें क्या बता रहा था, x अपॉन m का वैल्यू वो के इक्वल होता है किस चीज़ के p 1/n के। और ये जो हम लोगों ने देखा x अपॉन m का वैल्यू किसके इक्वल था, AP 1 प्लस BP। इज दैट क्लियर। ये x अपॉन m बताते हैं, थीटा से बताते हैं, ये अपना वैल्यू अपने पास इस तरीके से आ रहा था। अब अपन यहाँ पे जो ये वैल्यूज ले रहे थे, ये वैल्यूज अपन किसके लिए ले रहे थे, गैसियस मॉलिक्यूल के लिए। गैसियस मॉलिक्यूल के लिए क्या चीज़ थी ये हमारा एडसोर्बेट। जब अपना एडसोर्बेट जो है गैसियस मॉलिक्यूल होगा तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आएगी। बट व्हाट इफ अगर अपना जो मॉलिक्यूल है वो लिक्विड हो, या हम कह सकते हैं लिक्विड एक्वस सॉल्यूशन होता है, कोई सॉल्यूशन होगा या लिक्विड होगा, तब आप वहाँ पे क्या करोगे, तब ये इक्वेशन क्या होगी, ये जो प्रेशर है प्रेशर हट जाएगा, प्रेशर की जगह पे आपका क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन टर्म आ जाएगी कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन उस लिक्विड पार्ट में कितनी है, उस एडसोर्बेट में कितनी है, मतलब हम कहेंगे सॉल्यूट के पार्टिकल वहाँ पे कितने आके अटैच होते हैं। तो हम गैस की जगह पे, गैस में हम लोग प्रेशर काम में लेते हैं, लेकिन या वहाँ पे उस कंडीशन में हम लोग प्रेशर काम में ना लेकर कंसंट्रेशन टर्म को काम में लेंगे। इट मीन्स प्रेशर को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, कंसंट्रेशन से। तो आप देखिएगा तब वो इक्वेशन यहाँ पे क्या हो जाएगी। जब अपन बात करते हैं लिक्विड वाले में, गैसेस की जगह पे अगर हम लिक्विड की बात कर लेते हैं तो लिक्विड में हम लोग क्या ले लेंगे, फ्रुजलिच का एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, या मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे ये जो चीज़ थी सेम यही चीज़ है, इक्वेशन वही की वही रहेगी, लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ हुई, प्रेशर को अपन ने रिप्लेस कर दिया दोनों इक्वेशन में C से, मतलब कंसंट्रेशन वाले टर्म से। तो यहाँ पे अपन ने क्या बताया, कंसंट्रेशन का इक्विलिब्रियम हम समझाएंगे, प्रेशर वाला हमने बता दिया था, कंसंट्रेशन वाला इक्विलिब्रियम समझाएंगे। तो आप ये नोट कर सकते हैं, ये अपन किसके लिए ले रहे हैं, जब अपन क्या लेते हैं अपने गैसेस पार्टिकल्स, गैसेस मॉलिक्यूल ले सकते हैं, या फिर हमारा जो है एडसोर्बेट होता है वो क्या होता है, हमारा एडसोर्बेट जब गैस होगा, एडसोर्बेट अगर हमारा गैस है तो हमारे पास इक्वेशन गैसेस मॉलिक्यूल बोल सकते हैं या एडसोर्बेट बोल सकते हैं। एडसोर्बेट जब हमारा गैस है तो हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आएगी। जब एडसोर्बेट हमारा लिक्विड फॉर्म में है, एडसोर्बेट गैस हो सकता है, सॉल्यूशन हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, तो हम कहते हैं जब एडसोर्बेट हमारा लिक्विड है तब हमारे पास कंसंट्रेशन वाली टर्म, कंसंट्रेशन इक्विवेलेंट वाली टर्म यहाँ पे निकल के आएगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। फ्रुजलिच का एडसॉर्प्शन आइसोथर्म हम अभी पढ़ के आए हैं, गैसेस मॉलिक्यूल के लिए इस तरीके से शो करता है। लेकिन जब आप यहाँ पे क्या लेके आते हो, एडसोर्बेट अपना लिक्विड होता है या फिर सॉल्यूशन होता है, तो उसके लिए हम लोग टर्मिनोलॉजी यहाँ पे क्या काम में लेंगे, x अपॉन m इज इक्वल टू kc 1/n। आप देखेंगे दोनों इक्वेशन इक्वल हैं, सेम है, लेकिन वहाँ पे हमने क्या किया, प्रेशर की टर्म को कंसंट्रेशन वाली टर्म से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गई, ये कंसंट्रेशन के इक्विवेलेंट हो जाता है। तो यहाँ पे अपन कंसंट्रेशन की टर्म में इस इक्वेशन को शो करते हैं और बताते हैं। इज दैट क्लियर। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी हम लोग पिछले एडसॉर्प्शन प्रोसेस को जब हमने पढ़ा था तो एडसॉर्प्शन के अंदर हमने एडसॉर्प्शन के दो टाइप देखे थे, फिजीसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन। अब हम यहाँ पे क्यों काम में ले रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। फिजीसॉर्प्शन याद है आपको, जहाँ पे अपन ने कहा था वॉन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, और केमिसॉर्प्शन जब अपन बताते हैं तो केमिकल एडसॉर्प्शन कहते हैं, जिसके अंदर हम क्या कह रहे थे कि केमिकल बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होंगी। अब अपन इसको समझ लेते हैं फ्रुजलिच आइसोथर्म। जो फ्रुजलिच आइसोथर्म हमने देखी
कि उस पर प्रेशर कैसे डिपेंड करता है, कैसे प्रेशर बढ़ने पर मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, वो चीज़ हम लोग फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट्री ऑप्शन दोनों पार्ट में अच्छे से समझेंगे। अभी आप लोगों ने क्या कहा था, हमने जब बात की थी तो हमने क्या बताया था, यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं x/m, मतलब यहाँ पे क्या बता रहे हैं हम, एब्जॉर्प्शन बता रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग ग्राफ बनाएंगे जिसमें हम क्या बात करेंगे, टेम्परेचर की बात करेंगे। टेम्परेचर और x/m मतलब एब्जॉर्बेंट, या हम कहते हैं गैस का एब्जॉर्प्शन। गैस का एब्जॉर्प्शन जो होगा वो यहाँ पे किस तरीके से शो होगा, हम दोनों ग्राफ में देखेंगे। मैं इसलिए दोनों एक साथ ही बना रही हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे जब हम क्या ले रहे हैं, x एक्सिस पे हम लोग बताते हैं टेम्परेचर से, और y एक्सिस पे अपन लोग क्या लेते हैं, गैस का एब्जॉर्प्शन। y एक्सिस पे आप लोग गैस के एब्जॉर्प्शन से बताएंगे। अब हम बात करते हैं फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट्री ऑप्शन में। अब आप ग्राफ ध्यान से देखिएगा, जब फिजिक्स ऑप्शन का ग्राफ बनता है तो कुछ इस तरह का बन के आएगा। अब मैं आपको समझाती हूँ ऐसा क्यों बन रहा है, आप मेरे साथ साथ इसको बनाते चलिए, फिर अपन समझते हैं ऐसा क्यों हुआ। फिजिक्स ऑप्शन का ग्राफ आपको कुछ इस तरीके में मिलेगा, केमिस्ट्री ऑप्शन का ग्राफ आपको कुछ ऐसा मिलेगा। अब ऐसा क्यों हुआ है वो मैं आपको अभी समझा देती हूँ। ये ग्राफ बना लीजिए, सब लोग मेरे साथ ही बना लीजिए। ये देखिए, अब आप नोट करेंगे यहाँ पे ये है वैल्यू x/m जो कि टेम्परेचर के साथ है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, दोनों ग्राफ आप बना लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। इज दैट क्लियर? बना लिया, नोट कर लिया सभी ने? अब आप देखते चलिए, फिजिक्स ऑप्शन केमिस्ट्री ऑप्शन की हमने बात की। फिजिक्स ऑप्शन को जब हमने समझा था तो हमने क्या कहा था, फिजिक्स ऑप्शन मतलब वो प्रोसेस जिसके अंदर क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स के बीच में वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। इट मीन्स क्या हुआ, वॉन डेर वाल फोर्स क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है जो मॉलिक्यूल को बांधे रखता है। अब मान लीजिए इसके साथ अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करती हूँ, टेम्परेचर बढ़ाती हूँ, तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद क्या होगा, जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे मॉलिक्यूल को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल को मिलेगी, किसको, एब्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल को। तो वो क्या करेंगे, चिपकने की बजाय भागने की कोशिश करेंगे, दूर चले जाएंगे। अब जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलती है, काइनेटिक एनर्जी लेके वो एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव होने के बाद वो क्या करेंगे, एब्जॉर्बेंट पे आके अटैच होने की बजाय भागने लगेंगे। भागने लगेंगे इट मीन्स हमारा एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो है वो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद कम होने लगेगा। किसकी बात कर रहे हैं हम, फिजिक्स ऑप्शन के अंदर। हम लोग फिजिक्स ऑप्शन के बारे में पढ़ के आए थे, फिजिकल एब्जॉर्प्शन के बारे में हमने पढ़ा था हमारे वीडियो में। स्टार्टिंग वीडियो में आपने देखा होगा, सरफेस केमिस्ट्री में मैंने समझाया था ये चीज़ कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन हम किसे कहते हैं, वो मॉलिक्यूल के बीच में वो वाला अट्रैक्शन फोर्स जहाँ पे क्या हो रहा है, वॉन डेर वाल फोर्स वर्क करता है। और हम जानते हैं वॉन डेर वाल फोर्स जो होता है वो एक वीक फोर्स है। इट मीन्स मॉलिक्यूल उससे अट्रैक्टेड है, इसीलिए पास पास है। लेकिन अगर आपने उसको किसी भी तरह की काइनेटिक एनर्जी दी, इट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज करते क्या होगा, मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिली, एनर्जी मिलते ही वो अटैच होने की बजाय डिटैच होंगे। इट मीन्स मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होने की बजाय डिसॉर्ब होना स्टार्ट होंगे, मतलब वो भागने लगेंगे, वो पास नहीं आएंगे, वो दूर होने लग जाएंगे। तो यही चीज यहाँ पे ये फिनोमेना शो हो रहा है। आप देख सकते हैं ग्राफ के अंदर यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। स्टार्टिंग में क्या था, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा था, जैसे ही हम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ाया एब्जॉर्प्शन कम होते 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 लास्ट में बिल्कुल मिनिमम हो गया, खत्म होने पे आ गया। आप देख सकते हैं ग्राफ देख के आपको समझ में आ गया होगा एब्जॉर्प्शन कहाँ पे, इस पॉइंट पे कितना ज़्यादा था, धीरे धीरे यहाँ तक आया और लास्ट में ये एब्जॉर्प्शन पूरा ही एक कह सकते हैं अपन बिल्कुल डिक्रीज हो गया। इट मीन्स एज टेम्परेचर इंक्रीजेस इन फिजिक्स ऑप्शन x/m, या हम कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे ही आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे मॉलिक्यूल को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, वो एब्जॉर्ब होने की बजाय भागेगा दूर, और दूर भागने से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हमारा कम हो जाएगा। लो टेम्परेचर पे एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, ये हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। जब हम लोगों ने बात की थी टेम्परेचर की, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, तो हमने यही समझा था टेम्परेचर कम होते ही एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ते ही एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। और ये फिजिक्स ऑप्शन के अंदर फिजिकल एब्जॉर्प्शन में हम ये चीज़ बहुत आसानी से और इस ग्राफ के थ्रू आप आराम से समझ सकते हैं। अगर हम देखें तो चैटरली का जो प्रिंसिपल था, उस प्रिंसिपल में उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था चैटरली प्रिंसिपल। उन्होंने ये समझाया था कि जैसे ही टेम्परेचर कम होता है वो एब्जॉर्प्शन को क्या करता है, फेवर करता है। इट मीन्स एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कब
ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस ग्राफ के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन का ग्राफ देख रहे हैं टेम्परेचर के साथ। तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे एब्जॉर्प्शन कम होने लगेगा फिजिकल एब्जॉर्प्शन में, और यहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूल डिसॉल्व होना स्टार्ट होंगे, इट मीन्स एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होने लगेगा। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे एब्जॉर्प्शन गैस का खत्म होगा या कम होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो दोनों में सिचुएशन अलग अलग है। अब इसका रीज़न क्या है तो हम बताते हैं। केमिसॉर्प्शन हमने पढ़ा था, तो हमने कहा था बॉन्ड्स जो होते हैं उनके बीच में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में केमिकल बॉन्ड बनते हैं। केमिकल बॉन्ड मीन्स कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। अब कोवैलेंट बॉन्ड जो बन रहा है वो हमें पता है वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कोवैलेंट बॉन्ड जो होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। प्लस अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करें, कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, इट मीन्स A+B C+D ये है। इनसे हमें प्रोडक्ट बनाना है तो क्या होगा, पहले आप ये इनकी रिएक्शन करवाओगे तो रिएक्शन होने से पहले क्या होगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा A से B C D। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्टेंट जो है ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ये इंटरमीडिएट, और लास्ट में इनसे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा जो कि नए बॉन्ड बनाएगा AC और यहाँ BD। ये जब हम लोग नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं तो हम लोग क्या चीज़ बताते हैं, हम लोग बताते हैं कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्टेंट है, रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा। दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट किए, प्रोडक्ट हमें मिल गया। ये कुछ भी हो सकता है, ये हमने एक एग्जांपल के थ्रू समझा है। अब रिएक्टेंट से बीच में इंटरमीडिएट बनता है, देन प्रोडक्ट बनता है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि कोई रिएक्टेंट कब रिएक्ट करेगा, जब उसके मॉलिक्यूल को कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, या हम कह सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। आपने सुना है सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। जब मॉलिक्यूल को एक्टिवेशन एनर्जी मिलती है इट मीन्स वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होकर वो क्या करता है, रिएक्शन देता है, रिएक्शन होती है, रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद हमें क्या मिलता है, क्या चीज़ मिलेगी, हमें हमारा प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे हम घर के अंदर बात कर सकते हैं, जब चाय बनानी होती है तो चाय में क्या डालते हैं हम लोग, शक्कर डालते हैं। शक्कर नॉर्मल सिंपल पानी में आप कभी भी शक्कर को यूज़ करके देखिए, चीनी, शुगर की हम बात करते हैं तो शुगर कभी भी नॉर्मल वाटर में, नॉर्मल टेम्परेचर वाले वाटर में कभी भी पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होती। इट मीन्स उसके मॉलिक्यूल एक्टिव नहीं है। आप क्या करोगे, उसको जैसे चाय बनाने के लिए गर्म पानी के अंदर शक्कर डालोगे तो वो क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वाटर का, वैसे वो उसमें क्या होती जाएगी, घुलती चली जाएगी। क्यों घुल रही है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल को काइनेटिक एनर्जी दी आपने, टेम्परेचर प्रोवाइड करवाया, तो मॉलिक्यूल क्या हुए, आपस में एक्टिव हुए, टकराए, टकराने के बाद वो क्या हुए, उसके अंदर डिसॉल्व होना स्टार्ट हुए, और एट लास्ट आप देखोगे कुछ टाइम बाद चीनी आपको गायब दिखेगी। गर्म पानी में अगर आप चीनी डालते हो, चीनी डाल के पानी को गर्म करते हो, धीरे धीरे चीनी या शुगर गायब हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी मिली, काइनेटिक एनर्जी मिलने से क्या हुआ, उन लोगों ने आपस में रिएक्ट किया, रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना दिया। इज दैट क्लियर? ये एक इजी एग्जांपल था सिंपल समझने के लिए। यही चीज़ हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जब कोवैलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे आने के लिए इसको कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी या एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। एक्टिवेशन एनर्जी दोगे तभी तो रिएक्ट करेगा। इसका मतलब कोई ना कोई एनर्जी लेगा, वो एनर्जी लेके ये बॉन्ड आपस में टूटेंगे, टूट के फिर ये इंटरमीडिएट बनेगा, या हम कह सकते हैं टूट के नए बॉन्ड बनेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो इंक्रीज करते क्या होगा, यहाँ पे केमिसॉर्प्शन के अंदर, केमिसॉर्प्शन या केमिकल एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। बढ़ेगा क्यों, ताकि मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो, एक्टिवेशन एनर्जी मिले, केमिकल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेशन एनर्जी मिले। एक्टिवेशन एनर्जी मिलने से ये एक्टिव होंगे, एक्टिव होंगे क्या होगा, इनके बॉन्ड आपस में बनेंगे, टूटेंगे, टूटने के बाद ये एक एक्सटेंट पे आ जाएंगे। जब अपन यहाँ पे देखते हैं तो ये स्टेट आप क्या कह सकते हो, इंटरमीडिएट स्टेट है, जहाँ पर मॉलिक्यूल क्या हुए, आपस में पुराने बॉन्ड टूटे, नए बॉन्ड जुड़ने के लिए इतने एक स्टेज पे आ चुके हैं। अब इस स्टेज पे अगर आप और फर्दर टेम्परेचर प्रोवाइड करवाओगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड आपस में जुड़ने की बजाय टूटने लगेंगे। इट मीन्स ये चारों आपस में अलग हो जाएंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें पुराने बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, पर नए बॉन्ड जोड़ने के लिए एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, कोई भी कंपाउंड स्थायी होने के लिए, स्टेबल होने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मॉलिक्यूल नॉन एक्टिव थे, एक्टिव बनाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी, टेम्परेचर आपने दिया, टेम्परेचर मिलते ही इनकी एक्टिवेशन एनर्जी मिली। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन बढ़ा। यहाँ पे क्या हो रहा है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन में टेम्परेचर बढ़ाते ही एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल दूर दूर जा रहे हैं। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स को एनर्जी चाहिए, तभी वो एक्टिव होंगे, तभी वो एब्जॉर्प्शन करेंगे। तो ये सिचुएशन
पहले वाली सिचुएशन से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे टेम्परेचर आपने बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाती एक्टिव होकर मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करना स्टार्ट हो गए, एक इंटरमीडिएट स्टेट पे आ गए जहाँ पर इनकी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट इन द सेंस इनको जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए थी वो मिल चुकी है। इसके बाद ये क्या होंगे, धीरे 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 एड्सॉर्प्शन कम होने लगेगा, क्योंकि इसके बाद अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल टूटने लगेंगे, मतलब एड्सॉर्प्शन गिरने लगेगा। एक अमाउंट तक इनको एड्सॉर्प्शन के लिए एनर्जी चाहिए, उसके बाद एनर्जी यहाँ पे नीचे आ जाएगी। इसका मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी इनिशियल इंटरमीडिएट तक इनको चाहिए, लास्ट तक आते आते ये क्या हो जाएगा, एड्सॉर्प्शन कम होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में एक्टिवेशन एनर्जी जब तक मॉलिक्यूल को नहीं मिल जाती तब तक इन लोगों को टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। एक्टिवेशन एनर्जी मिलने के बाद बॉन्ड यहाँ पे क्या होता है, इंटरमीडिएट बनने के बाद टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है, तो एड्सॉर्प्शन अगर आप टेम्परेचर देते हो एड्सॉर्प्शन कम होने लगेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टेम्परेचर, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस। व्हाई? फॉर एक्टिवेशन ऑफ मॉलिक्यूल। एक्टिवेशन मॉलिक्यूल के लिए, मॉलिक्यूल के एक्टिवेशन के लिए यहाँ पे क्या होगा, एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। आफ्टर सर्टेन पॉइंट, या हम कह सकते हैं आफ्टर पर्टिकुलर पॉइंट या आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, एक पॉइंट के बाद एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस, क्योंकि बॉन्ड बन चुके हैं, इंटरमीडिएट बन चुका है। अब वो बॉन्ड अगर हम ज़्यादा एनर्जी देंगे तो बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, हमें लास्ट में क्या होगा, एड्सॉर्प्शन खत्म होने लगेगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? फिजिक्स ऑप्शन में हमने बता दिया, फिजिक्स ऑप्शन सीधा सीधा फिनोमेना है, वॉन द वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वो अट्रैक्शन वर्क कब तक करेगा, जब तक मॉलिक्यूल क्या है, आपस में चिपके हुए हैं, मतलब लो टेम्परेचर को फेवर करेगा। टेम्परेचर बढ़ाते ही एड्सॉर्प्शन खत्म होने लगेगा, डिक्रीज हो जाएगा, सीधा सा फॉर्मूला। लेकिन जब अपन केमिकल ऑप्शन की बात करते हैं, मॉलिक्यूल एक्टिव नहीं है, इसमें केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, एक्टिव मॉलिक्यूल नहीं है, नए बॉन्ड बनाने के लिए, पुराने वाले को तोड़ने के लिए भी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बनेंगे, तो पुराने को तोड़ने के लिए, मॉलिक्यूल्स को एक्टिव करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। तो ये जो पूरी एनर्जी हम ले रहे हैं टेम्परेचर की फॉर्म में, ये पूरी एनर्जी क्या हो गई, एक एक्टिवेशन एनर्जी हो गई। जो स्टार्टिंग में इसको चाहिए उसको आप सीधा इससे भी बता सकते हो, सीधी चीज़ ये जो बढ़ रहा है यहाँ पे एक तरह से क्या हो गई है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बता सकते हैं हम लोग। एक्टिवेशन एनर्जी है, जो मॉलिक्यूल एक्टिव हो गए लेकिन एक पॉइंट पर आकर इनका एड्सॉर्प्शन खत्म होने लग गया या डिक्रीज होने लग गया। क्यों डिक्रीज हुआ? क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया कि जैसे टेम्परेचर आगे फर्दर बढ़ाएंगे तो इनके बीच में बॉन्डिंग होगी नहीं, ये मॉलिक्यूल अलग अलग होने लगेंगे, तो एड्सॉर्प्शन भी डिक्रीज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? फिजिक्स ऑप्शन और केमिक्स ऑप्शन के थ्रू भी हमने लास्ट में समझ लिया कि किस तरह से टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, या हम कहेंगे प्रेशर का इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट किस तरह से होता है एड्सॉर्प्शन प्रोसेस पे, ये हम लोगों को क्लियरली समझ में आ गया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? व्हाट इज दिस? हम लोगों ने स्टार्ट किया सरफेस केमिस्ट्री, एड्सॉर्प्शन से, एब्सॉर्प्शन से, उनकी टर्मिनोलॉजी क्या होती है, टाइप क्या होते हैं एड्सॉर्प्शन के, और फैक्टर अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन, हमने चारों फैक्टर यहाँ पे डिस्कस कर लिए। उसके बाद भी आपको कोई डाउट होता है तो आप आराम से बच्चों पूछ सकते हो। इज दैट क्लियर? ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है।